हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज आधार जैन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है इससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली करता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज। राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज। अब देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर 100 रुपीज, मैं आपको ये पेन 100 रुपए में बेचना चाह रहा हूं। आप बोलते हैं कि यस, आई वुड लाइक टू परचेज दिस पेन फॉर 10 रुपीज। आप 100 रुपए का पेन खरीदना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं 100 रुपए का पेन बेच रहा हूं और आप खरीदना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया। तो जब मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, और हम अगर संविदा में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, अब मेरा पास अधिकार है, मेरे पास राइट आ जाता है इस पेन के बदले आपसे 100 रुपए लेने का। और वहीं पर आपके पास क्या अधिकार आ जाता है? आपके पास अधिकार आ जाता है मुझसे ये पेन लेने का। वहीं पर ड्यूटी आ जाती है मेरी कि मैं आपको ये पेन दूं, और वहीं पर आपकी ड्यूटी आ जाती है कि आप मुझे वो 100 रुपए दो इस पेन के बदले। तो बेसिकली जो मेरा अधिकार है वो आपकी ड्यूटी है, और जो आपकी ड्यूटी है वो मेरा अधिकार है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करते होंगे, राइट? फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से दिन रात हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, राइट? कुछ ना कुछ मंगाते रहते होंगे। तो आप जो भी ये कर रहे हो, ये बेसिकली आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप संविदा में आ रहे हो। ठीक है? तो देखिए, अगर हम बात करें आपकी डेफिनेशन की बैरेट के अंदर, तो सेक्शन 2H में दी हुई है, राइट? अब देखिए, अगर आपको इवन नहीं भी मालूम है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डिफाइन है, कई बार क्या होता है आपके सिविल जज के एग्जाम में प्री में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट कभी बार पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डिफाइन है। और अगर उन्होंने ऐसा सवाल पूछा और इन केस आपको कंफ्यूजन होती है और आप नहीं बता पाते हो, तो वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको इजीली, बिगर मालूम हुए, अगर आपको नहीं भी मालूम है कहां पर डिफाइन है, या कंफ्यूजन होती है, भूल जाते हो, तो भी आप निकाल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डिफाइन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखिए, बात करता है एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल है, किसके द्वारा? लॉ द्वारा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को संविदा कहते हैं और एग्रीमेंट को हम करार कहते हैं। ठीक है? तो ऐसा करार जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, तो वो क्या हो जाएगी? संविदा बन जाएगी। ठीक है? तो देखिए, हमें समझ में आया इस डेफिनेशन से कॉन्ट्रैक्ट की कि यहां पर दो चीजें चाहिए जो कि आपके एसेंशियल एलिमेंट है। कौन कौन से? पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, कि एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। तो देखिए, एग्रीमेंट आपका डिफाइन है 2E के अंदर, और एनफोर्सिबिलिटी जो है वो सेक्शन 10 के अंदर। तो अब हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। ठीक है? चलिए, एग्रीमेंट। अब देखिए, एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2E में। अब सेक्शन 2E में एग्रीमेंट डिफाइन है, और बात क्या करता है? बोलता है कि इट प्रोवाइड्स दैट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्म कर रहे हैं कंसीडरेशन एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट। अब हम अगर एग्जांपल लें, तो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ये पेन वाला, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, राइट? तो देखिए, एग्रीमेंट क्या है। अब एवरी प्रॉमिस, अब जैसे मैंने ये, जब हम संविदा में आए तो मैंने क्या हुआ? वादा किया। क्या वादा किया? कि मैं आपको ये पेन दूंगा और इसके बदले आप मुझे 100 रुपए दोगे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया। प्रॉमिस मतलब होता है वचन। ठीक है? मैंने आपको वचन दिया कि मैं आपको ये पेन दूंगा। ठीक है? आपने वचन क्या दिया? कि आप मुझे इसके बदले 100 रुपए दोगे। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ये क्या है? सेट ऑफ प्रॉमिस है। मैंने आपको प्रॉमिस किया पेन देने का, आपने मुझे प्रॉमिस दिया 100 रुपए देने का। ठीक है? तो प्रॉमिस है, और अगर ये फॉर्म कर रहा है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब होता है प्रतिफल, अगर ये प्रतिफल फॉर्म कर रहा है तो ये एग्रीमेंट है। प्रतिफल क्या होता है? देखिए, ये पेन जो मैं आपको दूंगा ये आपके लिए प्रतिफल है, वहीं पर आप जो मुझे 100 रुपए दे रहे हो वो मेरे लिए प्रतिफल है। प्रतिफल बेसिकली कंसीडरेशन क्या होता है? कुछ बेनिफिट अराइज हो रहा हो, राइट? तो ये एग्रीमेंट है। तो हमने देखा कि एग्रीमेंट में दो चीजें यहां पर एसेंशियल है। क्या? पहला तो प्रॉमिस होना चाहिए, और दूसरा, वो प्रॉमिस क्या फॉर्म करता हो? कंसीडरेशन राइट। राइट? आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जल्दी से जल्द उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है? तो देखिए, प्रॉमिस कहां पर डिफाइन है? प्रॉमिस आपका 2B में डिफाइन है, और कंसीडरेशन आपका 2D में डिफाइन है। तो चलिए समझते हैं प्रॉमिस क्या है, राइट?
देखिए अब प्रॉमिस टू बी में डिफाइन है और आपकी डेफिनेशन जो है बेरेट की बोलती है दैट अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस, वचन बन जाता है। और हम कह सकते हैं जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस कहलाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करें मेरे पास गाड़ी है और मैं आपको एक गाड़ी बेचना चाहता हूं। सपोज करिए, चलिए यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, ए और बी। ये बोलता है कि मुझे अपनी कार बेचनी है, राइट। आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 10 लाख रुपीज। और ये बोलता है कि ठीक है, मैं खरीदना चाहता हूं आपकी कार 10 लाख रुपए में, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉमिस क्या है यहां पर, अगर संविदा इनके बीच हो जाती है तो ए प्रॉमिस कर रहा है कार का, ठीक है। ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो कार देगा, इसके बदले बी क्या प्रॉमिस कर रहा है? बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो 10 लाख रुपए देगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से जब सबसे पहले इसने बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में, क्या आप खरीदना चाहते हो? तो ये क्या था? ये ऑफर था। ए ने यहां पर ऑफर दिया, ऑफर या प्रपोजल आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, प्रस्तावना कहते हैं इसको हिंदी में। तो ऑफर दिया या प्रपोजल दिया, और वहां से जब उसने बोला कि यस आई वॉन्ट टू बाय योर कार फॉर 10 लाख रुपीज, ये क्या था? ये एक्सेप्टेंस थी। ये क्या थी? ये एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस भी टू बी में ही है, टू बी में ही दिया हुआ है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ वैसे ही क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो यही हम यहां पर देखते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। आई होप अभी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, राइट। तो देखिए, तो ये बन गया आपका प्रॉमिस। तो प्रपोजल हमें समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस हमें समझ में आ गया, राइट। प्रपोजल की फिर भी हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए 2A में आपका प्रपोजल दिया हुआ है। प्रपोजल बेसिकली बात क्या करता है? जब एक व्यक्ति, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब रजामंदी, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। बेसिकली जब मैं आपको पेन बेचने के लिए बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि मुझे ये पेन बेचना है 100 रुपए का, क्या आप खरीदोगे? ये प्रपोजल था। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये ऑफर बस ऐसे ही दे रहा हूं क्या हवा में? नहीं, मैं क्या चाहता हूं कि हाँ ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि आप अपनी असेंट दो, आप अपनी हाँ दो, राइट। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जैसे मैं जब क्या आपको अपनी रजामंदी से क्या बोल रहा हूं? कुछ करने के लिए, इस पेन को खरीदने के लिए बोल रहा हूं, टू डू समथिंग, राइट। कोई एक्ट को करने के लिए बोल रहा हूं, या फिर हो सकता है मैं कुछ ना करने के लिए बोलूं, जिसको हम एब्सटेन कहते हैं, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। हो सकता है मेरी कोई पर्टिकुलर लैंड और मैं वहां पर ऐसा कोई करार करता हूं, किसी से संविदा करता हूं कि इस पर आपको 2 मंजिला नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप 2 मंजिला बनाओगे तो मेरा हवा पानी रुक जाएगा, ठीक है। मुझे रोशनी आती है सूरज की, वो रुक जाएगी। अगर आप 2 मंजिला बनाओगे तो आप एक ही मंजिला बनाना, ऐसा कोई करार करता हूं, या कुछ भी इस तरीके से, ऐसा कुछ जिसमें मैं किसी चीज के लिए मना कर रहा हूं, ठीक है, रोक रहा हूं, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो किस उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं मैं कि आप इसमें असेंट दोगे, आप हाँ दोगे, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब भले ही से वो एक्ट के लिए हो या एब्सटिनेंस के लिए, उसको हम कहते हैं प्रपोजल देना। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। आई होप अभी और भी ज्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं एक्सेप्टेंस की ओर। तो एक्सेप्टेंस हम समझ सके हैं, जैसे ही प्रपोजल आता है अगर आप सिग्निफाई कर देते हो, असेंट दे देते हो, तो क्या बन जाता है? वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेप्ट होगा वो बन जाएगा आपका प्रॉमिस, राइट। आई होप अभी तक आपको जो भी हमने पढ़ा क्लियर होगा। हमने प्रपोजल पढ़ लिया है, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ लिया है, इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब आप कंसीडरेशन ऐड कर देते हो तो बन जाता है एग्रीमेंट, जिसे हम करार कहते हैं। और करार में अगर आप एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर दो, विधि द्वारा प्रवर्तनीय, एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो बन जाता है संविदा, विच इज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बचा है कंसीडरेशन। हमने देखा था कि प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। तो समझना बहुत जरूरी है, कंसीडरेशन मतलब होता है प्रतिफल। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रतिफल होता है कंसीडरेशन का मतलब। अब देखिए बात क्या करता है यहां पर। कंसीडरेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। चलिए समझते हैं। देखिए क्या बोलता है डिजायर। डिजायर मतलब होता है वंशा, ठीक है। किसकी वंशा पर? प्रोमिसर की। प्रोमिसर मतलब होता है वचनदाता, और प्रोमिसी मतलब होता है वचन ग्रहीता, ठीक है। तो वचनदाता की वंशा पर अगर प्रॉमिस या कोई भी अदर पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, सुनिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, डन, डज, ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए हैज डन,
मतलब पास्ट में कुछ करा है। हैज डन या फिर पास्ट में किसी चीज को करने से रोका था। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या फिर डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब प्रेजेंट, अभी कुछ कर रहा है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आई वांट टू सेल दिस पेन, क्या आप खरीदोगे? आपने बोला हाँ खरीदोगे, आपने 100 दिए, मैंने ये क्या है? प्रेजेंट में कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है, राइट। देन नेक्स्ट, प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन, प्रॉमिस कर रहे हो। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो कि जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि ये अगले महीने की 1 तारीख को मैं आपको ये पेन बेचूंगा 100 रुपए का, क्या आप खरीदना चाहते हो? आपने बोला हाँ खरीदना चाहते हो, तो क्या वो प्रॉमिस किया हमने? प्रॉमिस हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, राइट। प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, क्या कर रहे हैं? कोई एक्ट, या तो पेन को खरीदने के लिए बोल रहा हूं तो कोई एक्ट है। एब्सटिनेंस, किसी चीज से रोकना, कुछ करने के लिए मना करना, ठीक है, ऐसी कोई संविदा करना। या फिर प्रॉमिस, जैसा हमने देखा फ्यूचर के लिए, तो ये क्या है? ये कंसीडरेशन है फॉर दी प्रॉमिस। तो हमें 3 चीजें समझ में आई कि जो कंसीडरेशन है प्रतिफल है। पहली बात तो ये किसकी वंशा पर होता है? प्रॉमिसर की, ठीक है। फिर हम देखें तो ये फ्लो कैसे करता है, ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें पास्ट का, तो देखिए सपोज करें कि आप कभी आपको दोस्त ने, आप बहुत भूखे थे और आपका दोस्त आपको एक 100 रुपए की थाली खिला देता है, बहुत भूखे थे आप, ठीक है, और आपने उसको वादा किया कि यार तूने मुझे ना 100 रुपए की थाली खिलाई है, मैं इसके बदले में तुझे अगले महीने की 1 तारीख को जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ये क्या है? कुछ करा, कोई एक्ट पहले किया, उसके बदले आपने प्रॉमिस किया। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या है? पास्ट में कुछ कंसीडरेशन हुआ है, तो ये आपका पास्ट कंसीडरेशन है। ऐसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाता है अगर प्रॉमिस वगैरह आप करते हैं तो आई होप आपको अभी क्लियर होगा कंसीडरेशन है। देखो बेसिकली कंसीडरेशन क्या है? कुछ बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं तो मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? जो आप पैसा मुझे दे रहे हो। और आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको ये पेन मिल रहा है, आप इससे लिखोगे एग्जाम में, राइट। तो कंसीडरेशन मतलब क्या है? जो बेनिफिट रिसीव हो रहा है। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अब एक एग्जांपल लेते हैं और जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको हम सम अप करते हैं, राइट। देखिए, तो सपोज करें फॉर एग्जांपल कि हम ले लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए के पास एक घर है, तो ए बी को बोलता है आई वॉन्ट टू सेल दिस हाउस फॉर 10 लाख रुपीज। क्या आप खरीदना चाहोगे? बी बोलता है यस आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहां पर सुनिएगा क्या हो रहा है। देखिए, ए ने जब यहां पर बोला कि आई वॉन्ट टू सेल दिस हाउस, तो ए ने क्या किया? ए ने ऑफर दिया। क्या दिया? ए ने ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, मतलब प्रस्तावना। और जब बी ने बोला कि हां मैं 10 लाख का ये घर खरीदना चाहता हूं, तो बी ने क्या किया? बी ने स्वीकृति दी, एक्सेप्टेंस, राइट। तो ये इसने एक्सेप्टेंस दी। हमने पढ़ा हुआ है कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? पीछे ही हमने पढ़ा, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, फटाफट से बताइए क्या होता है? क्या होता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस होता है, ठीक है। अब अगर प्रॉमिस में हम क्या जोड़ दें? कंसीडरेशन जोड़ दें, तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। देखिए अब कैसे, यहां पर जब प्रपोजल दिया, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बन गया। अब क्या यहां पर कंसीडरेशन है? बताइए। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, ये जो 10 लाख रुपए ये जो बी इसको दे रहा है, ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? देखिए, ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? ए के लिए कंसीडरेशन है 10 लाख रुपए। और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? बी के लिए कंसीडरेशन है ये घर, ये जो हाउस है ना, ये बी के लिए कंसीडरेशन है। बी को क्या बेनिफिट हो रहा है? घर मिल रहा है। ए को क्या हो रहा है? वो अपने घर को बेच रहा है और उसको उसके बदले 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो क्या प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट हो सकता है? क्या ये मैंने सही लिखा है? राइट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करना होगा? देखिए, आपको बताना होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देखिए, एग्रीमेंट में अगर आप ऐड करते हैं क्या, एग्रीमेंट में अगर आप क्या ऐड करोगे? विधि द्वारा प्रवर्तनीय, मतलब एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबल बाय लॉ, जो कि सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब देखिए, क्या ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय है? सबसे पहले एग्रीमेंट, क्या ये एग्रीमेंट बन गया? हाँ, एग्रीमेंट बन गया। अब विधि द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं है, ये आपका बताता है सेक्शन 10। और सेक्शन 10 को पढ़ने के लिए
आगे वाली स्लाइड पर हमें बढ़ना होगा। देखिए अब सेक्शन 10 बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार हैं जो कि संविदा है। तो देखिए अब बेसिकली पहले हम समझते हैं एनफोर्सेबिलिटी शब्द का क्या मतलब है, वो तो समझे पहले उसका अर्थ क्या है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है एनफोर्सेबल, एनफोर्स कराना मतलब लागू कराना। अगर आपके और मेरे बीच में संविदा होती है इस घर को या पेन को लेकर, और अगर मैं पूरा ना करूं, जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको मैं पूरा ना करूं, तो आप कैसे करा सकते हो इस चीज को? आप कोर्ट जाओगे, ऑब्वियसली आप कोर्ट जाकर बोलोगे कि जज साहब ये हमारे बीच में संविदा हुई थी और अब ये मुकर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोर्ट में जाके उस चीज को लागू करा सकते हो। क्या कोर्ट कोई इलीगल चीज को लागू कराएगा? नहीं। तो वो अगर एनफोर्सेबल है, लॉ द्वारा, विधि द्वारा अगर प्रवर्तनीय है, तो कोर्ट उसको एनफोर्स करा के आपको वो घर दिलाएगा या ये पेन आपको दिलाएगा। तो बेसिकली एनफोर्सेबल का मतलब होता ही ये है कि आप कोर्ट में जाके उस चीज को एनफोर्स करवा सकते हो, राइट। तो देखिए इट इज ओनली देन द कोर्ट ऑफ लॉ विल एनफोर्स सच एग्रीमेंट, ये आपका सेक्शन 10 बात करता है। देखिए कि वो सारे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट है, सारे करार संविदा हैं अगर वो ये चीजें हो रही हैं तो, इफ दे आर मेड बाय, अगर उन चीजों से बने। पहला फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब क्या है? स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, जो कि आपका सेक्शन 13 बात करता है, ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। पार्टीज, पार्टीज मतलब पक्षकारों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अच्छा फ्री कंसेंट कब नहीं होगी? जब फ्रॉड हो रहा होगा, ठीक है, कोएर्जन प्रपीड़न हो रहा होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक असर हो रहा होगा। जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, जैसे कि फ्रॉड, कोएर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस और भी बहुत सारे मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 से 21 के अंदर। अगर ये सारी चीजें, तो क्या स्वतंत्र सहमति होगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर स्वतंत्र सहमति नहीं है तो क्या एक करार संविदा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। एक करार को संविदा बनने के लिए क्या चाहिए कि वो एनफोर्सेबल हो लॉ द्वारा, और लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो तो क्या होना चाहिए? सबसे पहला फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं और मैं आपके गन पे मैं आपकी कनपट्टी पर गन रख दूं और बोलूं कि ये पेन तो खरीदना पड़ेगा, और आप खरीदना नहीं चाहते हो, सहमति है ही नहीं, तो क्या है ये? कोएरिजन है। डरा कर धमका कर मैं आपसे वो चीज ले रहा हूं पैसे, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप बाद में जाके उसको वॉइडेबल करा सकते हो। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब सक्षम। कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम, जो पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए। सक्षम कैसे होंगे? आपने पढ़ा होगा इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो उसके हिसाब से मेजर होना चाहिए। सेक्शन 11 बात करता है मेजर हो, साउंड माइंड हो, साउंड माइंड होना चाहिए मतलब पागल वगैरह ना हो, और दूसरा लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड ना हो, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 12 आपका साउंड माइंड के बारे में बात करता है, ठीक है, कि साउंड माइंड हो व्यक्ति, रैशनल जजमेंट दे सके। देन अगर हम आगे बढ़े तो लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि सेक्शन 23 बात करता है। क्या बात करता है? कि लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब फ्रॉडुलेंट नेचर का ना हो, ऐसा ना हो जिससे कोई लॉ के प्रोविजन डिफीट कर रहा हो, राइट। कहीं पर विधि द्वारा जो है निषिद्ध हो, मतलब फॉरबिडन हो लॉ द्वारा, ऐसा कुछ ना हो, तो फिर वो लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति संविदा करता है, ड्रग्स बेचना है कोई और उसके बदले पैसा दे रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या ये लीगल है? नहीं, ऑब्वियसली। क्या इसका ऑब्जेक्ट, क्या कंसीडरेशन, क्या यहां पर लीगल है? वो जो ड्रग्स जा रहा है क्या वो लीगल है? नहीं है, तो वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। इसीलिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, जो कि आपका सेक्शन 23 के अंदर दिया हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसको कोर्ट द्वारा शून्य घोषित ना कर दिया गया हो, ठीक है। अब वॉइड कहां पर है? तो वो सेक्शन 24 से 30 पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, मैरिज को रिस्ट्रेन ना कराओ, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, सेक्शन 10 के अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ट्रेड से रिलेटेड रिस्ट्रेन वगैरह ना लगाएं। और क्या हो सकता है? लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, कि ऐसा कुछ संविदा करें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे या केस नहीं लगाओगे, या फिर यहीं पर लगा सकते हो, इसके अलावा नहीं, ऐसा कुछ भी अगर रिस्ट्रेन कर रहे हैं, राइट, तो वो सारा फॉल कर जाएगा सेक्शन 24 से 30 के अंदर। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे जब हम देखेंगे इन चीजों को। तो आई होप यहां तक तो आपको सब क्लियर होगा। एक बार फटाफट से सम अप करते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। चलिए, तो देखिए व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देखा दो एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, पहला एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी, जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। फिर हमने देखा एग्रीमेंट के अंदर भी दो एसेंशियल एलिमेंट है, कौन कौन से? पहला प्रॉमिस, दूसरा कंसीडरेशन। फिर हमने देखा प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस बन गया, वचन बन गया।
ठीक है, जब वचन बना तो वचन के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या कंसीडरेशन है, अगर कंसीडरेशन है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, ये आपका प्रपोजल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपका प्रॉमिस है और कंसीडरेशन, कंसीडरेशन में हमने देखा तीन चीजें, पास भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, राइट। तो अगर प्रॉमिस में हम कंसीडरेशन ऐड कर देते तो एग्रीमेंट बन जाता है जो कि है करार, और करार में अगर हम एनफोर्सिबिलिटी जोड़ दें तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका संविदा, विच इज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और ये आपका सेक्शन 10 है कि कौन कौन से करार, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देखा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय, सबसे पहला फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, देन सेकंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टीज पक्षकार, तीसरा हमने देखा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथा हमने देखा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और पांचवा हमने देखा इट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कोर्ट द्वारा वो शून्य घोषित ना कर दिया गया हो। तो ये सब चीजें जब होंगी उसके अंदर, मतलब कोर्ट द्वारा उसको वॉइड घोषित ना किया गया होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, लॉफुल कंसीडरेशन होगा, कॉम्पिटेंट होगा टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट होगी, जब सब कुछ ये सारी चीजें होंगी तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, राइट। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।